चलिए बेटा जी, आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स माना जाता है, उसका वन शॉट करेंगे। आई विल मेक श्योर कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी क्लियर हो जाए, अलोंग विद समरी। समरी में भी जो बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई है वो सब मैंने नोट्स में डाल रखी है। इन्हीं नोट्स से ये चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। अब पहली पैराग्राफ की लाइंस क्या बोलती है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, उन सबका फंक्शन ना एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम में आता है, ठीक है। एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको होमियोस्टेसिस मेंटेन करना है। अब होमियोस्टेसिस क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एग्जैक्टली किस बला का नाम है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिससे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वापस सुनना, ठीक है। हमने बोला कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है, इन सबके फंक्शंस को कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम होमियोस्टेसिस मेंटेन कर पाएंगे। होमियोस्टेसिस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑस्मोलैरिटी, ऑफ कोर्स कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन करना, दैट इज होमियोस्टेसिस, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन कौन सी बला का नाम है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे जितने भी सिस्टम है, वो सारे कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि अगर मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी मसल्स को यूज कर रहे हो। मसल्स को काम तभी करवा पाओगे जब मसल्स एनर्जी बनाएगी। मसल्स एनर्जी कब बनाएगी? जब ब्लड उनको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगा? जब तुम्हारा रेस्पिरेशन की रेट बढ़िया होगी, ठीक है। और तो कहने का मतलब मसल्स है, मसल्स की वजह से तुमको लंग्स को काम करवाना पड़ा है। हार्ट को बोला ब्लड पंप कर दो, ब्लड वेसल फिर ब्लड लेके जा रही है। किडनी फिर तुम्हारे ब्लड को साफ भी करेगी क्योंकि तुम उतना ही कचरा जनरेट कर रहे हो। इसका मतलब जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो इतने सारे ऑर्गन्स जो है वो एक साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कल को मान लो तुम एक्सरसाइज करने बैठो और तुम्हारा हार्ट बोलेगी मैं नहीं कर रहा पंप, कर लो एक्सरसाइज हो रही है क्या तुमसे, ठीक कर पाओगे नहीं ना। अगर कोऑर्डिनेशन लॉस्ट हो गया तो फिर हम काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मान लो आप काम कर रहे हो, लंग्स बोलेगी मैं नहीं, मेरे पास आ गया ऑक्सीजन, मैं नहीं कर रहा डिफ्यूजन, एलवीओलाई मना कर दे, तो फिर कर पाएंगे नहीं ना। तो सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके के सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। पहला जो सिस्टम है दैट इज न्यूरल सिस्टम, जिसमें आप न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हो, सिग्नल वगैरह। और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट का काम करते हैं एंड दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। तो आपके ऑर्गन्स की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम इन दोनों का है, उनको इंटीग्रेट करने का काम इन दोनों का है, ताकि आपकी बॉडी एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करती रहे, ठीक है। आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम और उन एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करने का काम कौन कर रहा है? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ताकि आपकी बॉडी एकदम सिंक्रोनाइज फैशन में काम करती रहे, ठीक है। अब आपकी क्लासेस एकदम सिंक्रोनाइज वे में सही सलामत चलती रहे, उसके लिए आपके पास में कौन है? टीचर्स। तो टीचर्स मान लो आपके ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। पर टीचर्स को कौन संभाल के रखता है? आपके प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपके ये सारे प्रिंसिपल हो गए, तो ये दोनों ने ऑर्गन्स को कंट्रोल किया, फिर ऑर्गन ने तुम्हारी बॉडी को सिंक्रोनाइज फैशन में चला दिया। इतना क्लियर? अब न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों में डिफरेंस है क्या? देखो, न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, अगर यहाँ से सिग्नल उठाया तो यहाँ पे सिग्नल पहुंचा दिया जाएगा। तो जो आपकी न्यूरॉन है मान लो इतनी बड़ी है, तो यहाँ से उठाया और यहाँ पहुंचा दिया, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देती है और काफी क्विक भी होती है, ठीक। तो अगर न्यूरल सिस्टम में इतना बढ़िया हो रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे रही है और काफी क्विक भी है, तो भाई साहब एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत क्या है? क्योंकि न्यूरल का जो पार्ट है दैट इज योर न्यूरॉन, वो हर जगह पे है ही नहीं। तो आपको सिग्नल देने के लिए वहां पे होना भी तो चाहिए, न्यूरॉन हर जगह है नहीं। तो उसकी जगह फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम लगा रखा है, जिसमें कुछ हार्मोन्स या कुछ केमिकल्स आते हैं, और वो केमिकल जो है वो जगह जगह पे जाके सिग्नल दे देते हैं, वो वहां पे भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे न्यूरॉन नहीं है। ये फायदा मिल रहा है हमको एंडोक्राइन से। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था उसमें ये सारी बातें थी, मैंने सारी क्लियर कर दी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। अब न्यूरल सिस्टम के अंदर होते हैं तुम्हारे काफी स्पेशलाइज सेल्स, जिनका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन तीन काम करते हैं, पहले सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे, फिर सिग्नल को रिसीव करेंगे, फिर सिग्नल को आगे भेज देंगे, ठीक है। अब वो है क्या? पहले स्टिमुलस की बात करें, कोई भी स्टिमुलस बोले तो एनी सॉर्ट ऑफ चेंज दैट इज अकरिंग इन द एनवायरनमेंट। तो न्यूरॉन का काम क्या है? उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, पहचान लेना, फिर उसको पकड़ लेना और फिर उसको आगे भेज देना। तो स्टिमुलस को पहचानने का, पकड़ने का और आगे भेजने का काम कौन करता है? न्यूरॉन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है भाई साहब कि सारे एनिमल किंगडम में सबके पास में न्यूरॉन है, सबके पास में ब्रेन है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन सब में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले हम लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें ना, तो उनके अंदर न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा बिलोंग्स टू योर सिलेंट्रेटा, ठीक है।
तो उसमें न्यूरॉन्स के नेटवर्क होते हैं। बोले तो बहुत सारे न्यूरॉन ने आपस में जुड़ के ऐसा ऐसा तार लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो हम इसको न्यूरॉन नेट या नर्व नेट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम आगे आगे बढ़ते जाए थोड़ा सा, ठीक है, तो उनके अंदर न्यूरल सिस्टम थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। ठीक है, जैसे उनके अंदर ब्रेन आने लग गया है, उनके अंदर गैंग्लिया आ गए हैं, उनके अंदर कुछ टिश्यूज आ गए हैं नर्वस से रिलेटेड, तो थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हो गया है। ये बेटर ऑर्गेनाइज वाली लाइन याद रखना। और जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम है। जैसे हम हमारी बात करें, वी आर द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स, वी हैव ब्रेन, अच्छे तरीके से काम करता है, बेस्ट तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आगे आगे जैसे जैसे आप वर्टिब्रेट में जाओगे वैसे वैसे आपको न्यूरल सिस्टम अच्छा खासा मिलने लग जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक जो आपकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, जो आपके स्कल के अंदर प्रेजेंट है, उस सेंटर के अंदर, दैट इज योर ब्रेन। और ब्रेन से नीचे निकलती होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी आपकी बॉडी के सेंटर में है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। ब्रेन भी आपके बीच में है, तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो बेटा है, वो जगह है बेटा जी जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है। दो काम, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कंट्रोल होती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, मान लो ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड, ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। अब ब्रेन से निकलती हुई कुछ नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई कुछ नर्व्स है। ठीक है, और ये बॉडी के साइड में जा रही है, मतलब पेरीफेरी में जा रही है। तो इसीलिए ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स दोनों बॉडी के पेरीफेरी में जाती है, इसीलिए दे आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन से जो नर्व निकलती है उनको आप क्या बोलते हो, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको आप क्या बोलते हो, स्पाइनल नर्व्स। तो उन्होंने बोल दिया ऑल द नर्व्स दैट आर एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है, पीएनएस। ठीक है, दो तरीके के नर्व फाइबर होते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग, कि वो सिग्नल कहाँ से किधर लेके जा रहे हैं। एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। आप लोगों ने एफरेंट आर्टेरियल इफरेंट आर्टेरियल पढ़ रखा होगा। तो एफरेंट लेकर आता है, इफरेंट लेके जाता है, करेक्ट, वही है, सेम है। टिश्यू और ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा कौन, सीएनएस, मतलब एफरेंट। अगर टिश्यू और ऑर्गन से सीएनएस के पास में सिग्नल भेजना है तो कौन लेके जाएगा, एफरेंट नर्व फाइबर। अगर सीएनएस से वापस तुमको टिश्यू और ऑर्गन को सिग्नल देना है, उनको रेगुलेट करने के लिए, तो उनसे रेगुलेटरी इंपल्सेस कौन देकर जाएगा, इफरेंट। ठीक है, तो मान लो ये है तुम्हारा टिश्यू या ऑर्गन, इसको कोई काम वाम कुछ करवाना है, तो ये सिग्नल किसको देगा, सीएनएस को। सीएनएस के पास सिग्नल लेके कौन जाएगा, एफरेंट नर्व फाइबर। ठीक, अब मान लो इसको समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब क्या है। अब वापस तुमको टिश्यू या ऑर्गन को सिग्नल देना है, उसको रेगुलेट करना है कि हाँ भाई ऐसे काम कर लो, तो रेगुलेटरी इंपल्सेस कौन लेके जाएगा, इफरेंट। तो एफरेंट लेकर आता है, इफरेंट लेके जाता है। एफरेंट किसके पास लेकर आएगा, सीएनएस के पास। इफरेंट किसके पास लेके जाएगा, वापस टिश्यू और ऑर्गन के पास, क्योंकि उन्हीं को तो रेगुलेट करना है, करेक्ट ना। फिर पीएनएस के दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये किस बेसिस पे, कि सीएनएस किसको सिग्नल भेज रहे हैं। अगर सीएनएस तुम्हारी स्केलेटल मसल को भेजता है, एस फॉर स्केलेटल, एस फॉर सोमैटिक, तो हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम उसको बोल देंगे। और अगर सीएनएस को सिग्नल देना है इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स को, तो वो वाला जो सिस्टम है दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो तरीके का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में काम करता है। तो जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तो वो जो बीपी बढ़ना है, स्वेटिंग है, पाइलोरेक्शन है, प्यूपल का डायलेशन है, वो सारी कहानियां ये करवाता है सिंपैथेटिक, और उससे उल्टा जस्ट ये करवाता है। ठीक, फिर एनसीईआरटी में एक विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रखी है, बोला कि ये भी पीएनएस का पार्ट ही है। विसरा का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अंदर विसरल नर्वस सिस्टम में आती है इंटरनल ऑर्गन्स की नर्व्स। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो होती है वो फाइबर्स, उनके गैंग्लिया और उनके प्लेक्सस। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये ट्रैवल करते हैं सीएनएस से विसरल ऑर्गन में और विसरल ऑर्गन से सीएनएस में। यही चलता है वैसा वर्सा, सीएनएस टू विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन टू सीएनएस। ये काम कौन संभाल रहा है, विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का नर्वस सिस्टम डन है इतना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होता है, आपकी बॉडी के पास में एक प्रॉपर्टी है दैट इज योर कॉन्शियसनेस, मतलब एनवायरमेंट के अंदर स्टिमुलस को पकड़ लेना और पकड़ के एक रिस्पॉन्स जनरेट करना। ठीक है, तो बॉडी जो भी तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, मतलब बॉडी का जो रिस्पॉन्सिवनेस है अलग अलग कंडीशन के लिए, उसके ऊपर सबसे बढ़िया कंट्रोल नर्वस सिस्टम का ही है। आप किस तरीके से स्टिमुलस को पिक करके रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, इसके ऊपर सबसे बढ़िया कंट्रोल किसका है, नर्वस टिश्यू का। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्या है भाई, एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्म से बना हुआ है। इसमें दो तरीके के सेल्स होते हैं बेटा, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन ना एक्साइटेबल सेल्स है, बोलो तो उनको आप एक्साइट कर सकते हो, एक स्टिमुलस दोगे वो एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की, और वो एक्साइटेबल सेल्स है क्यों, क्योंकि वो पोलराइज स्टेट में होते हैं। पोलराइज स्टेट मतलब प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है, और वो प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है क्यों, क्योंकि उनके अंदर आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी कर रहा है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समरी में लिखी है शायद। ठीक है, डन। आगे बात करते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स।
न्यूरोग्लायल सेल्स ना, ये सिग्नल को पिक करते हैं, आगे भेजते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स इसके अलावा बाकी सारा काम करते हैं, तो वो न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, और सरप्राइजिंगली आपका आधे से ज्यादा वॉल्यूम जो है न्यूरल टिश्यू का वो यही बना रहे हैं। मतलब कंपैरेटिवली न्यूरॉन कम है पर मेजर काम ये कर रहे हैं, उसको संभालने का काम न्यूरोग्लायल कर रहा है। तो ये आप डेटा याद करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम। डन। अब बात करेंगे हम न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन के कितने टाइप है, किस बेसिस पे हम टाइप डिवाइड कर रहे हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स कितने हैं उस बेसिस पे। तो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, एपोलर, सूडो यूनिपोलर, ये हम पढ़ते हैं। देखो, न्यूरॉन से निकलती है दो चीजें, एक्सॉन और डेंड्राइट। उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं न्यूरॉन के प्रोसेसेस। तो यूनिपोलर में एक प्रोसेस है और वो एक प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सॉन। डेंड्राइट तो है ही नहीं, तो ये देखो ऐसा होता है, कोई डेंड्राइट नहीं है और ये एक एक्सॉन है। ये आपको मिलते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, उन न्यूरॉन्स को हम यूनिपोलर बोलते हैं। बाइपोलर में दो प्रोसेसेस है, एक होता है एक्सॉन और दूसरा होता है तुम्हारा डेंड्राइट। ठीक है, तो ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन है। ये मिलेगा आपको रेटिना ऑफ आई। किसी किसी ऑप्शन में आपको कॉर्निया ऑफ आई दिया रहता है फंसाने के लिए, क्योंकि बच्चे को आंख याद रहती है, रेटिना याद नहीं रहता है, तो आपको याद रखना है कि रेटिना है, कॉर्निया नहीं। ठीक। फिर आता है मल्टीपोलर। मल्टी मतलब मेनी, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस है, उसमें एक्सॉन तो एक ही है लेकिन डेंड्राइट्स बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी में मेनी नहीं लिख रखा है, एनसीईआरटी में टू और मोर डेंड्राइट्स लिख रखा है। ठीक है, ये मिलता है आपको सेरिब्रम के कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। एपोलर, ए मतलब एब्सेंस, मतलब कोई प्रोसेस है ही नहीं, ना ही एक्सॉन ना ही डेंड्राइट, तो बोला है बस। ये आपको हाइड्रा में मिलता है और आपके रेटिना में एक सेल्स होते हैं एमाक्राइन सेल्स, वहां मिलता है। ठीक है। फिर आता है सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब झूठा, यूनि मतलब वन, ऐसा दिखाएगा कि उसके पास में एक है पर दो होते हैं। ठीक है। होता क्या है इसका, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन है। ठीक है, तो एक्सॉन एक होता है, बाकी डेंड्राइट होता ही नहीं। ठीक है, ऐसा दिखाता है पर ऐसा होता नहीं। ठीक है, ये कहाँ मिलता है आपको, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या याद करना है मैडम, ये याद करना है। पूछ ले मल्टीपोलर किधर है, एपोलर किधर है, जूडो यूनिपोलर किधर है, बस ये रट लो, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तीन मेजर पार्ट होते हैं। एक होता है द सेल बॉडी या साइटोन, या जिसको हम सोमा या पेरिकैरियन बोलते हैं। दूसरा होता है डेंड्रॉन और तीसरा होता है एक्सॉन। ठीक है, ये मान लो ऐसा सा तुम्हारा न्यूरॉन, ये एक्सॉन और ऐसा। ठीक है, ये जो मैंने ब्रांचेस टाइप्स अभी जो बना रही हूँ ना, ये तो डेंड्राइट है, ये बीच का सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन की एंडिंग्स है। ठीक, ऐसा सबको स्ट्रक्चर दिखता है। शुरू करें हम। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इसमें दीज पार्ट्स, दीज आर योर डेंड्राइट्स। ये पूरी लंबी सी डंडी है, दिस इज एक्सॉन। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्सॉन टर्मिनल और ये है साइनेप्टिक नॉब। मैं इस पे आती हूँ अभी, ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगी। सेल बॉडी को हम साइटोन भी, ये बीच वाला सेल बॉडी है, इसको हम साइटोन, सोमा या कैरियन भी बोलते हैं, पेरिकैरियन। ठीक है, इसके पॉइंट्स याद करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ऑब्वियस है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है, ऑब्वियस है। न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को क्या बोल दोगे, न्यूरोप्लाज्म। कितने न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लिएटेड है। क्या इसमें सेंट्रियोल होता है, नहीं होता है, और यही कारण है कि तुम्हारे न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर जिनको आप बोलते हो निसल्स ग्रेन्यूल्स, विच आर नथिंग बट योर राइबोसोम्स, जो कि राइबोसोम्स ही है। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है और आयरन है, आरएनपीज एंड एफई। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं निसल्स ग्रेन्यूल, ये याद करने की चीज है। निसल्स ग्रेन्यूल एक्सॉन में मिलते हैं, मतलब इसमें मिलते हैं, सेल बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, और डेंड्राइट्स में मिलते हैं, लेकिन नीचे नहीं होते, मतलब इससे ऊपर वाले में ही होते हैं, इससे नीचे नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ मिलेंगे, कहाँ कहाँ, डेंड्राइट्स के अंदर और साइटोन के अंदर, बस यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, एब्सेंट इन एक्सॉन। ठीक है, अब तुम्हारा ये निसल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब न्यूरॉन तो खुद फाइबर है, तो हम इनको फाइबर नहीं बोलेंगे, अंदर के धागों को हम बोलेंगे फिब्रिल, तो उनको हम बोलेंगे न्यूरोफिब्रिल। पूरे न्यूरॉन में मिलेंगे और छोटे छोटे धागे लाइक स्ट्रक्चर है, और ये अंदर ही इंपल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, मतलब इंटरनल कंडक्शन का काम ये देखेंगे। ठीक, फिर आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स देखो, ये डेंड्रॉन है और डेंड्रॉन की ब्रांचेस को आप डेंड्राइट्स बोलते हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला डेंड्रॉन होता है, डेंड्रॉन की ब्रांचेस को डेंड्राइट्स बोलेंगे। छोटे छोटे फाइबर्स है जो बार बार रिपीटेडली ब्रांच करते हैं और इंपल्स को यहां से यहां लेकर आएंगे, किधर, सेल बॉडी की तरफ। ठीक है, ट्रांसमिट इंपल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। डन। अगला फिर एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है ये लंबे, सबसे लंबा प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होगा उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको बोलेंगे एक्सोलीमा। और जो इसका डिस्टल एंड है, ये इसका एंड है डिस्टल एंड, इसमें ऐसा ब्रांचिंग हो रखी है, तो वो ब्रांच्ड होता है। और हर ब्रांच जो होती है उसके ऊपर ऐसा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ये दे रखा है, उनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। और हर साइनेप्टिक नॉब, मान लो ये साइनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर ऐसे साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं।
और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरे हुए होते हैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है और इनके अंदर भरे हुए होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। यही बात यहाँ लिख रखी है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिनको साइनेप्टिक नॉब बोला, उसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स है और उनमें केमिकल्स होते हैं कौन से, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके केमिकल साइनेप्स में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इम्पल्सेस जो है एक्सॉन कहाँ से कहाँ लेके जाता है आपका, एक्सॉन इम्पल्स सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, तो इट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, किधर, या तो नई न्यूरॉन के पास में या फिर मसल के पास में। डन, चलो आगे बढ़े। अब आता है एक प्रोसेस जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का दूसरा नाम है मेड्यूलरी शीथ। अब माइलिन है क्या, माइलिन होता है फॉस्फोलिपिड, आप बायोमॉल में भी पढ़ोगे। और कौन सा फॉस्फोलिपिड लिपिड है, स्फिंगोमाइलिन। अब ना दो तरीके की न्यूरॉन होती है आपकी बॉडी में बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन। अगर माइलिन है तो आप उनको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अगर माइलिन नहीं है तो आप उनको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब माइलिन बनाने के लिए ना तुम्हारे पास सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का सिस्टम है, पीएनएस एंड तुम्हारा सीएनएस। ठीक है, तो आपका जो पीएनएस है उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको आप बोलते हो श्वान सेल्स, जो कि न्यूरोग्लायल सेल्स ही है, सेकंड कैटेगरी ऑफ सेल्स। अब ये श्वान सेल्स बनाते हैं आपका क्या, माइलिन। सिर्फ पीएनएस की बात कर रही हूँ मैं, सीएनएस में माइलिन कोई और बनाता है। ठीक है, तो अगर श्वान सेल्स बैठे हैं नर्व फाइबर पे और बैठ के अगर तुमको माइलिन शीथ बना के दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। अगर श्वान सेल होने के बावजूद भी माइलिन शीथ नहीं बन रही है तो हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है। मतलब दोनों नर्व फाइबर में श्वान सेल्स होते हैं, बस एक में बना रहे हैं और एक में माइलिन शीथ नहीं बना रहे हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेगी, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स में। और नॉन माइलिनेटेड कहाँ मिलेगी बेटा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में। एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है ये। ठीक है, वापस सुनना, ये देखो डायग्राम, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये श्वान सेल है और श्वान सेल ने यहाँ ऐसे लेयर बना दी है। इस लेयर को आप क्या बोलेंगे बेटा जी, माइलिन शीथ। कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीथ नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे नहीं है उनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये माइलिन शीथ कौन से सेल बना रहे हैं, श्वान सेल्स। और ये कौन सी न्यूरॉन है, पीएनएस की नर्व फाइबर है, सीएनएस की नहीं है, क्योंकि सीएनएस में श्वान सेल नहीं है। ठीक है, डन, आगे बढ़े, चलो। अब हम बात करते हैं कि माइलिन शीथ का क्या फंडा है। माइलिन शीथ ना इंसुलेटर की तरह काम करती है। होता क्या है ना, माइलिन शीथ लिपिड से बनी हुई है, लिपिड जो है वो करंट नहीं दौड़ने देता। ठीक है, इंसुलेटर है तो वो आयंस को लीक नहीं होने देता। अगर आपके आयंस लीक हो जाएंगे ना, सिग्नल लॉस हो जाएगा, तो वो आयंस का लीकेज को प्रिवेंट करता है। आयंस का लीकेज प्रिवेंट हो जाएगा तो सिग्नल तुम्हारा उड़ेगा नहीं, इंपल्स गायब नहीं होगी। तो सीएनएस में माइलिनोजेनेसिस मतलब माइलिन कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लायर सेल। और पीएनएस में कौन बनाता है, श्वान सेल। इसका मतलब एनसीईआरटी में जो न्यूरॉन दे रखी है उसमें श्वान सेल लेबल्ड है, इसीलिए वो किसकी नर्व फाइबर है, पीएनएस की नर्व फाइबर है। इतना डन है बेटा जी, आगे बढ़े, चलो। अब थोड़ी सी नर्वस टिश्यू की हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। नर्वस टिश्यू में ना दो तरीके के मैटर होते हैं, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। अब ये ग्रे मैटर रंग आता है निसल्स ग्रेन्यूल की वजह से। ठीक है, और व्हाइट मैटर, व्हाइट रंग आता है लिपिड वाली माइलिन शीट से। तो जो आपकी माइलिनेटेड नर्व फाइबर है ना, वो जहां पे होंगे वो व्हाइट मैटर बना के देंगे। और तुम्हारा जो ग्रे मैटर है वो किससे बनेगा, साइटोन से, क्योंकि निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोन। या फिर नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी ग्रे मैटर बनाते हैं। इतना डन। ये कुछ टर्म्स है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार मैंने लिख दिए कि साइटोन का कलेक्शन इन सीएनएस को न्यूक्लियर बोलते हैं। एक्सॉन का जो ग्रुप होता है सीएनएस में उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। पीएनएस में जो साइटोन का ग्रुप होता है उसको गेंगलिया बोलते हैं। और पीएनएस में जो एक्सॉन का ग्रुप होता है उसको नर्व बोलते हैं। डन। अब आता है न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल जो होते हैं दो तरीके के, तुम्हारे पास नर्वस सिस्टम है तो दो तरीके में अलग अलग होंगे। एक होगा सीएनएस, एक होगा पीएनएस। पीएनएस में दो होते हैं, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल। श्वान सेल की बात हमने अभी बात करी थी कि माइलिनोजेनेसिस करते हैं ऑफकोर्स पीएनएस के अंदर। सैटेलाइट सेल जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, गैंग्लिया को सराउंड कर लेते हैं। फिर आता है सीएनएस में चार तरीके के एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो आपका लॉस्ट टिश्यू है उसको रिप्लेस या रिपेयर कर देंगे। और ये ट्रिपल भी बनाते हैं, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, जो कि आपके ब्लड को डायरेक्ट कांटेक्ट में न्यूरॉन के नहीं आने देता, क्योंकि न्यूरॉन्स आर वेरी सेंसिटिव, तो एक बैरियर बना के रखता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन बनाएंगे सीएनएस में। माइक्रोग्लायल सेल जो होते हैं ये स्कैवेंजर्स या मैक्रोफेजेस होते हैं, आप टिश्यू में भी पढ़ेंगे, टिश्यू में नहीं पढ़ेंगे तो आप वहां पे टिश्यू में पढ़ेंगे या फिर ब्लड के अंदर पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल जो होते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड है उसकी सेंट्रल केनाल जो है, ठीक है, उसके वेंट्रिकल्स को लाइन करते हैं। ठीक है, इसमें से आपको क्या क्या याद करना है, श्वान याद कर लेना, ओलिगो याद कर लेना, एस्ट्रो याद कर लेना और माइक्रोग्लाइल्स याद कर लेना। ये दोनों छोड़ सकते हो, एपेंडाइमल और सैटेलाइट। डन।
अब आता है द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये ऐसा टॉपिक है जो या तो समझ में आता है या नहीं आता है, इसके बीच का कुछ है नहीं। ठीक है, शुरू करें। पहली बात, ये जो प्रोसेस है दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक बातें हम करेंगे और थोड़ी केमिकल से रिलेटेड बातें करेंगे। पहली चीज जो दे रखी है, ये दे रखा है कि न्यूरॉन जो है वो एक्साइटेबल सेल्स है। एक्साइटेबल सेल्स मतलब उनको एक्साइट किया जा सकता है, उनको स्टिमुलस देके उनको जगाया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट में है। क्या है? उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में, बोले तो प्लस और नेगेटिव दो पोल्स क्रिएटेड है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर जो आयन्स है उनका कंसंट्रेशन गड़बड़ है, डिफरेंस है। कहीं पे कोई आयन ज्यादा है और कहीं पे कोई आयन कम है। तो मान लो पॉजिटिव आयन कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव आयन कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट में होती है, मतलब उसमें प्लस माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि जो आयन्स है उनका जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंस, मतलब डिफरेंट है अलग अलग जगह पे। ठीक है, कहाँ पे? मेम्ब्रेन की बात हो रही है, किसकी? एक्सॉन की मेम्ब्रेन। ठीक। अब आपकी जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है या जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, उस पे अलग अलग तरीके के आयन चैनल्स है। चैनल्स बोले तो एक रास्ता है जिससे आयन आता है और जाता है। ठीक है, तो अलग अलग आयन चैनल्स होते हैं, और ये आयन चैनल सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, बोले तो अपनी इच्छा के बंदे को जाने देंगे और बाकियों को रोक देंगे। डन। अब बात करते हैं द मेन टॉपिक। सबसे पहले मान लो आपके न्यूरॉन कोई सिग्नल नहीं दे रही है। ठीक है, मतलब कोई स्टिमुलस को पिक नहीं कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में है, या फिर रेस्टिंग को आप बोलते हो पोलराइज फेज में है। ठीक है, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होती है, मतलब वो कोई इंपल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती है। तो मान लो ये मैंने एक्सॉन की मेम्ब्रेन बनाई है। ठीक है, एक्सॉन के अंदर क्या है? उसका साइटोप्लाज्म, मैं उसको क्या बोलूंगी? एक्सोप्लाज्म या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये मेम्ब्रेन है एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोल दूंगी? एक्सोलीमा। करेक्ट। ठीक। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है, जब कोई इंपल्स नहीं आती, तो जो एक्सोलीमा है, मतलब ये एक्सोलीमा ज्यादा परमिएबल होती है के प्लस आयन से। क्यों? क्योंकि इसमें के प्लस आयन के चैनल ज्यादा होते हैं। और ये कौन से चैनल की बात हो रही है? लीकेज चैनल। लीकेज चैनल ऐसे चैनल होते हैं बेटा जो हमेशा खुले रहते हैं, जिनसे चीजें हमेशा आती जाती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे के प्लस आयन के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये के प्लस से बहुत परमिएबल है, इसीलिए के प्लस आता जाता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये सोडियम आयंस के लिए बिल्कुल इम्पर्मिएबल है। सोडियम ना तो कभी घुसेगा ना ही कभी निकलेगा। ठीक है, जब रेस्टिंग स्टेज में तब की बात कर रही हूँ। और तीसरी चीज, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से भी इम्पर्मिएबल है। ठीक है, सोडियम से क्यों इम्पर्मिएबल है? क्योंकि लीकेज चैनल बहुत कम है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से इम्पर्मिएबल है। ठीक है, वापस सुनना, किस चीज से परमिएबल है? के प्लस आयन से। क्यों? क्योंकि उसके लीकेज चैनल ज्यादा है। किस चीज से इम्पर्मिएबल है? सोडियम से और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से। अब ये है कहाँ? ये मान लो आपकी एक्सोलीमा है, इसके अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर के प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और सोडियम कम है। वापस सुनना, अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा है? के प्लस और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और क्या कम है? सोडियम। बाहर क्या ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है और के प्लस क्या है? कम। ठीक है, अब आपने देखा कोई चीज कहीं पे ज्यादा हो रही है, कोई चीज कहीं पे कम हो रही है। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से और सोडियम कम होने की वजह से यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ सोडियम ज्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब रेस्टिंग स्टेज में होती है ना आपकी मेम्ब्रेन, तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अंदर नेगेटिव क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लेस नंबर ऑफ सोडियम, एंड इसकी वजह से। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, बोले तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस बन गया है। ठीक है, और ये आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन कैसा होता है? आप क्या चाहते हो कि अंदर हमेशा कौन सा चार्ज रहे? नेगेटिव चार्ज। और बाहर हमेशा कौन सा चार्ज रहे? पॉजिटिव चार्ज। अगर आप चाहते हो कि ये ऐसा ही रहे, अगर आप चाहते हो कि इन आयंस का ग्रेडियंट, आयंस का डिफरेंस ऐसे ही बना रहे, तो आप सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हो। और सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? वो अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंकता है। कितने? 3 सोडियम अंदर से बाहर फेंकता है, और बदले में 2 पोटेशियम अंदर लेता है। अब आपने देखा अंदर सोडियम क्या था? कम था, और बाहर सोडियम क्या था? ज्यादा था। आप कम वाली जगह से ज्यादा वाली जगह पे डाल रहे हो, तो इसका मतलब यू आर मूविंग थिंग्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया। करेक्ट ना? तो पैसा लगेगा, एटीपी लगेगी, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो आपने क्या चलाया? सोडियम पोटेशियम पंप।
और ये सोडियम पोटेशियम पंप में आप अंदर से 3 सोडियम बाहर फेंक रहे हो और अंदर 2 पोटेशियम ले रहे हो। ठीक है, अब इसकी वजह से आपने बाहर ज्यादा दिया और अंदर कम मिला, तो अंदर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया, बाहर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि रेस्टिंग स्टेज में हमेशा अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहे और बाहर पॉजिटिव चार्ज बना रहे, इसके लिए आप कौन सा पंप चलाते हो? सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एनर्जी लगा के ही बाहर चीजें फेंकेगा। क्यों? क्योंकि अंदर सोडियम का कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। इतना समझ में आया? ठीक। ये जो रेस्टिंग स्टेज की मेम्ब्रेन है, जिसमें अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये आता है -70 मिली वोल्ट। और अब हम इस रेस्टिंग स्टेज वाली को दूसरा नाम दे देंगे पोलराइज स्टेट, क्योंकि वो पोलर पोल्स क्रिएट हो गए हैं। तो अगर मैंने बोला कोई मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज में है, इसका मतलब वो पोलराइज्ड फेज में है। बोले तो अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अंदर क्या ज्यादा है? अंदर क्या ज्यादा है? पोटेशियम ज्यादा है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा है। क्या कम है? सोडियम। बाहर क्या ज्यादा है? सोडियम। अंदर से बाहर क्या फेंकोगे? अंदर से बाहर फेंकोगे 3 सोडियम और अंदर क्या लोगे? 2 पोटेशियम। तो अंदर चार्ज नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। डन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितना जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट वुड बी -70 मिलीवोल्ट, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं। इतना डन। आगे बात करते हैं। अब आता है एक्साइटेड फेज या फिर डीपोलराइज फेज। इस फेज में क्या होने वाला है? आप स्टिमुलस दोगे और तुम्हारी मेम्ब्रेन स्टिमुलस पकड़ेगी और रिस्पॉन्स भी जनरेट करेगी, मतलब वो एक्साइट हो जाएगी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखो तुमने क्या किया, -70 मिलीवोल्ट के आसपास कर रखा है। जैसे ही सिग्नल आता है, आप जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई करते हो, स्टिमुलस अप्लाई करने के बाद में तुम्हारे चैनल खुलता है। कौन सा चैनल खुलता है? सोडियम वाला चैनल। ठीक है, तो सोडियम गेटेड चैनल खुलने लग जाता है और खुलता है तो सोडियम अंदर आ जाता है, और सोडियम अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उल्टा हो गया। पहले क्या था? अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। अब क्या हो गया? बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टिमुलस मिलने की वजह से सोडियम का जो गेट था वो खुल गया। कौन सा गेट? वोल्टेज गेटेड चैनल। वो चैनल जो वोल्टेज देने से ही खुलता है। ठीक है, क्या हुआ? वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया। साइट क्या हो गई? परमिएबल हो गई सोडियम से। पहले तो इम्परमिएबल थी, फिर इन्फ्लक्स हो गया किसका? सोडियम का, और पोलैरिटी रिवर्स हो गई, मतलब अंदर पहले नेगेटिव था तो अब अंदर पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डीपोलराइज स्टेट के अंदर आ गई है। अंदर इतना सारा सोडियम आने की वजह से जब हम इस मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जब काउंट करेंगे, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और ये होता है +30 MV मिली वोल्ट। जैसे ही +30 मिली वोल्ट होता है, वैसे ही तुम्हारे ये वाले चैनल क्लोज हो जाते हैं। डन, समझ में आया? तो एक्साइटेड फेज या डीपोलराइज फेज के अंदर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया। पहले अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव था। अब अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सोडियम का गेट खुल गया, जो कि पहले खुल ही नहीं रहा था। और क्यों खुला? क्योंकि स्टिमुलस दे दिया। वो स्टिमुलस जो है, वो स्टिमुलस ने परमिएबिलिटी इंक्रीज कर दी, तो सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो सोडियम अंदर आ गया। समझ में? अंदर आता गया, अंदर आता गया, आता गया। जैसे ही तुम्हारा +30 पहुंचता है एक्शन पोटेंशियल, वैसे ही वापस बंद हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुमने इसके साथ पंगा कर दिया। पंगा करने का मतलब क्या होता है? पंगा करने का मतलब ये होता है कि तुमने इसका चार्ज रिवर्स कर दिया। तो हम इसको वापस उसी स्टेज पे लाएंगे जिस पे छोड़ा था हमने। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ये जैसे सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आते ही फिर +30 पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वो जैसे ही बंद होता है, उसके बाद में पोटेशियम की परमिएबिलिटी वापस इंक्रीज हो जाती है, और पोटेशियम भाग भाग के वापस बाहर निकल जाता है। ठीक है, और पोटेशियम के बाहर निकलने की वजह से वापस बाहर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जब रेस्टिंग स्टेट में था, मतलब जो पोलराइज स्टेट में था। तो हम बोलेंगे कि ये पोलराइज स्टेट में वापस आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइज स्टेट। क्लियर हुआ? क्या हुआ? सोडियम अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया था और बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया था, बिल्कुल ऐसा हुआ था। फिर क्या हो गई? वो परमिएबिलिटी थोड़े टाइम के लिए थी, बंद हो गया गेट +30 होते ही। फिर अब पोटेशियम की परमिएबिलिटी वापस इंक्रीज हो गई, तो पोटेशियम भाग भाग के बाहर निकल गए। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से अंदर कौन सा चार्ज आ गया वापस?
अंदर नेगेटिव आ गया और बाहर कौन सा आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब वापस वही कंडीशन हो गई जो पोलराइज स्टेट में या रेस्टिंग स्टेज में थी। तो हम क्या बोलेंगे, वो दोबारा पोलराइज हो गया, मतलब वो रीपोलराइज हो गया। -70 तक पोटेशियम बाहर निकलता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा देर तक अगर ये खुला रह जाए ना, तो फिर तुम्हारा पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो हाइपर पोलराइज हो गया। तो -90 तक पहुंच जाता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। -90 पहुंचते ही तुम्हारा के प्लस का गेट बंद हो जाता है। समझ में आया? ये देखो डायग्राम यहाँ पे मिलेगा तुमको। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। मैंने आपको क्या बोला, शुरू में क्या हुआ, जब आपको उसको सिग्नल दिया तो क्या हो गया, पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब तुम्हारा सिग्नल पहले शुरुआत में कितना था, जब रेस्टिंग थी तो -70 था। फिर तुमने उनको क्या दिया, स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस जैसे ही देते हो ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू हमको चाहिए होती है, दैट इज -55 मिलीवोल्ट। थ्रेशोल्ड पे पहुंचते ही क्या हो जाएगा, तुम्हारे सोडियम के गेट खुल जाएंगे। अब सोडियम अंदर आ गए और बाहर तो कुछ है नहीं, सोडियम सारे अंदर आने की वजह से अंदर कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिव, और बाहर कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिव। ये वाला स्टेट कौन सा है, डीपोलराइज स्टेट, और ये वाला कौन सा है, पोलराइज स्टेट। ठीक, फिर आगे वाला तो पोलराइज ही है वापस, तुमने तो सिर्फ यहाँ पे इंपल्स लाया ना। ठीक है, अब क्या होगा, सिग्नल कहाँ से कहाँ मूव करता है, चार्ज किधर से किधर जाता है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तुम्हारा कंडक्शन ऑफ इंपल्स, और फिर बी टू ए आएगा। तो एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि इनर सरफेस में हमेशा ए टू बी जाता है, ए और बी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट दौड़ता है। और जो आउटर सरफेस में उसमें बी टू ए जाएगा। तो ये पूरा तुम्हारा सिग्नल कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जिस चीज को तुमने डीपोलराइज करा है उसको तुम क्या करोगे, रीपोलराइज। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, तुम कौन से गेट खोलोगे, पोटेशियम के, पोटेशियम वापस बाहर भेज दो। पोटेशियम बाहर भेजते ये चीज वापस क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और ये चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव। फिर इस वाले को क्या कर दो, डीपोलराइज, तो ये सिग्नल यहाँ पहुंच जाएगा, फिर ये सिग्नल यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट होता जाता है। डन। चलो, तो इन्होंने बोला इम्पल्स जो ए पे आई वो बी पे ट्रैवल कर गई, ए से बी पे, फिर इसको वापस रिपोलराइज कर दो, इसको डीपोलराइज कर दो, फिर ये पोलराइज होगा, फिर इसको रिपोलराइज कर दो, इसको, तो वही चलता रहता है। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो, पहले इन्होंने सोडियम के गेट खोल दिए, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इम्पल्स वाली, और बाहर नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगा, और इधर से ऐसे से जाएगा, करंट तो कंप्लीट हो गया। फिर इस वाले स्टेज को तुम क्या कर दोगे, वापस रिपोलराइज, तो यहाँ पे नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव कर दो, फिर इसको पोलराइज कर दो, ऐसे चलता रहता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? आई होप ये समझ में आ गया, मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर कर दी है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की। तुमने इम्पल्स को कंडक्ट कर दिया, आप ट्रांसमिट कैसे करोगे। नर्व इम्पल्स जो भी है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाती है। ठीक है, विद हेल्प ऑफ योर थ्रू ए जंक्शन, उस जंक्शन को आप बोलेंगे साइनेप्स। साइनेप्स है क्या, देखो ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है। ये देखो, ये तुम्हारा एक्सॉन एंड और ये तुम्हारा साइनेप्टिक नोब, और ये मान लो दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन मान लो। ठीक है, यहाँ पे होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, और ये जो मेम्ब्रेन होती है जो कि तुम्हारे साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इस न्यूरॉन को बोलेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये वाली जो न्यूरॉन होगी इसकी ये मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या फिर इस न्यूरॉन को बोल देंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो बीच का स्पेस है इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये तीनों चीजों को, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, साइनैप्स। तो बोले तो पहली न्यूरॉन का एंड और दूसरी न्यूरॉन की स्टार्टिंग और बीच के गैप, तीनों को मिला के साइनैप्स बोलते हैं। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इन्होंने यही बोला कि साइनैप्स किससे बनता है, मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और उनके बीच का एक स्पेस है जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर साइनेप्टिक गैप। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। दो तरीके के साइनेप्सिस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है केमिकल। अब इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या होता है, प्री और पोस्ट साइनेप्टिक ना बहुत बाजू बाजू में होते हैं, तो जो इनके बीच का जो गैप होता है वो 0.2 नैनोमीटर का है, ये तो बहुत छोटा गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ना डायरेक्टली दौड़ जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे में, क्योंकि बहुत छोटा गैप है ना, तो कूद जाता है, बहुत फास्ट है, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत रेयर होती है। ठीक है, इसका जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल वाले का, वो एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे हमने ये किया था, ये वाली चीज, क्योंकि गैप तो है ही नहीं, तो इधर से इधर भाग जाएगी। तो जैसा हम कंडक्शन कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर। लेकिन केमिकल साइनैप्स में क्या होता है, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो बीच का गैप है, वो बहुत बड़ा होता है, 20 नैनोमीटर से ज्यादा। इसीलिए उस गैप के अंदर हमको ट्रांसमीटर भेजने पड़ते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स की जरूरत पड़ रही है, केमिकल्स आराम से डीले डाले जाएंगे, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन हमारी वाली बॉडी में ज्यादा केमिकल साइनैप्स नहीं। डन।
ओके। अब होता क्या है, शुरू में मैंने आपको बोला था, जैसे मान लो ये है, इसमें ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है और ये तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं, और ये मान लो दूसरी मेम्ब्रेन है। शुरू में क्या है, जैसे यहाँ से इम्पल्स आई तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है यहाँ जाके फ्यूज कर जाते हैं, फिर ये फ्यूज करके यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर आ जाते हैं, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं अगले न्यूरॉन पे, ये जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और बाइंड करने के बाद में जो भी काम करवाना होता है उस हिसाब से करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखना कि देखो क्या हुआ, ये मान लो साइनेप्टिक नोब है और ये मान लो दूसरी न्यूरॉन का वो है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। सिग्नल आया, साइनेप्टिक वेसिकल जाके यहाँ से फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद एक्सोसाइटोसिस होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो जाएंगे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर देंगे, बाइंड करने के बाद में डीपोलराइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे अंदर की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और बाहर की तरफ कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये चार्ज हो गया। अब ये जो नई पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल तुमने जनरेट करी है वो दो तरीके की होगी, जरूरी नहीं है कि वो आगे वाले को जाके स्टिमुलेट ही करे, वो आगे वाले को जाकर रोक भी सकती है, तो या तो वो एक्साइटेटरी होती है या फिर वो इनहिबिटरी होती है। ठीक है, तो अगर ये जो जो तुमने यहाँ पे डीपोलराइजेशन करवाया है, ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि आगे वाले न्यूरॉन को बोले कि तू चल जा काम मुझे कर ले, एक्साइटेशन कर दे, नहीं, वो इनहिबिट भी करवा सकती है उसको। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टिमुलेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। ये चीजों को स्टिमुलेट कराते हैं, ये चीजों को रोक देते हैं। ये एक बार पढ़ लेना यार, याद हो तो कर लेना। फिर आता है सॉल्टेटरी कंडीशन। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, देखो कहाँ है, न्यूरॉन का डायग्राम देखने देखो। सॉल्टेटरी कंडक्शन मतलब यहाँ इंपल्स है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो कूदने वाला जो कंडक्शन है इसको बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडीशन, और ये आपको सिर्फ माइलिनेटेड वाले में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद लिख रखा है, एक बार पढ़ना आप लोग कि the solitary conduction it occurs only in myelinated axon. Myelin sheath is electrically insulator. इंसुलेटर है तो तुमको जगह जगह से कूद के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोड ऑफ रेनवियर से ही एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, डन। अब आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो होता है वो जगह है जहाँ पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और तुम्हारी बॉडी का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। वेट क्या होता है ब्रेन का, 1200 से 1400 ग्राम के आसपास। ठीक है, याद तो ठीक है, नहीं हो तो चलेगा। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले लगा रखी है स्कल या फिर क्रेनियम। ठीक है, इनकी आप वो बोन्स वगैरह याद कर लेना भाई, बोन वाले चैप्टर में। ब्रेन के आजू बाजू हमने मेनिंजेस मतलब कवरिंग्स लगा रखी है, जो कि तीन तरीके की होती है, ड्योरामेटर, रैकिनॉइड, पायामेटर। ड्योरामेटर सबसे बाहर की है, रैकिनॉइड बीच की है, पायामेटर अंदर की है। तो आउटर टू इनर, इनर टू आउटर रख लेना भाई। ठीक है, डैप एंड पैड। ठीक है, आउटर है, थिक है, बहुत स्ट्रांग है, नॉन इलास्टिक है, कोलाजन होता है। इन दोनों के बीच के स्पेस को सबड्यूरल स्पेस बोल दोगे, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। एराकिनॉइड जो है, एराकिनेडा बोलो तो स्पाइडर, क्योंकि ये तुम्हारी स्पाइडर जैसा सा दिखता है। ठीक है, तो बहुत थिन है, पतली है, डेलिकेट और सिर्फ मैमल्स में मिलती है। इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलोगे सब एराकिनॉइड स्पेस, जो भरा हुआ होता है सीएसएफ से। ये वाली सबसे अंदर है, बहुत ज्यादा वेस्क्यूलर होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है और तुम्हारे ब्रेन के कॉन्टेक्ट में होती है। ठीक, फिर आगे दे रखा है ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल कर देगा, बॉडी का बैलेंस, इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग, थर्मो रेगुलेशन, हंगर थर्स्ट, हमको पता है सब कुछ करता है। ठीक है, ब्रेन में सारा सामान है, तो ये देख लेना यार, शुरुआत में दे रखा है। अब ये वो जगह है जहाँ पे विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन, थॉट सब की जगह है जहाँ जो सारी चीजें यहाँ पे प्रोसेस होगी। ठीक है, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलोगे प्रोजेंसिफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलोगे मीजेंसिफेलॉन, हाइंड ब्रेन को बोलोगे रोम्बेंसिफेलॉन। हाइंड ब्रेन के फर्दर तीन पार्ट पढ़ेंगे, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। मिड ब्रेन के आप लोब्स पढ़ोगे जिनको बोलते हैं कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। और प्रोजेंसिफेलॉन में मतलब फोर ब्रेन में आप तीन पार्ट पढ़ोगे, डायंसिफेलॉन, जिसके अगेन तीन पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। फिर पढ़ोगे सेरिब्रम और फिर पढ़ोगे ऑल्फैक्टरी लोब्स। एक एक करके पढ़े, चलो। हाँ, पहले हाइंड ब्रेन पढ़ते, छोटा है। हाइंड ब्रेन जो होता है, ठीक है, इसमें तीन पार्ट है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। सबसे पहले सेरिबेलम पढ़ते हैं। सेरिबेलम ऐसा कॉन्वुलेटेड सा है। ठीक है, कॉन्वुलेटेड कोई भी चीज इसलिए होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पढ़ लो। सेरिबेलम का काम होता है बैलेंस बना के देना, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना और क्विक एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक, मेडुला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारे सेंटर होते हैं, वोमिटिंग के सेंटर है, स्वेलोइंग का सेंटर है, स्नीजिंग का सेंटर है, कफिंग, हिकअपिंग, ये सब कुछ वो कंट्रोल करता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और इसमें सेंटर होते हैं तीन के, एनसीईआरटी में दे रखा है। रेस्पिरेशन का सेंटर है, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस का सेंटर है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सेंटर है। रटने वाली चीजें बेटा, जिसमें कुछ समझाने का नहीं, मैं बस बोल रही हूँ, आप एक बार देख लो। पॉन्स जो होती है उसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। ये इग्नोर्ड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे दो सेंटर होंगे, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ये आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन,
पॉन्स और मेडुला ये तीनों मिलके ब्रेन की स्टेम बनाते हैं। इसमें सेरिबेलम नहीं आता है, सेरिबेलम बाहर की तरफ होता है। ठीक है, एक जो मैंने साइड में बढ़िया सी बात दे रखी वो ये है कि बेटा जी आपके पूरे ब्रेन में ना बाहर की तरफ ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है, लेकिन हाइंड ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, वहां बाहर व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। रटने की बात है, पढ़ लेना। ठीक, अब आता है तुम्हारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन किधर प्रेजेंट है? ये तुम्हारे फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में होता है। लोकेशन है, याद करो। मिड ब्रेन से एक कैनाल बोले तो एक पाइप जा रही है जिसका नाम है सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ठीक है, और वो जो सेरिब्रल एक्वीडक्ट है, ठीक है, वो तुम्हारे वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करती है। अब जो आपका मिड ब्रेन है उसका डोर्सल पार्ट याद रखना, डोर्सल वेंट्रल कर देगा और ट्रू फॉल्स पूछेगा पता भी नहीं लगेगा। उसके डोर्सल पार्ट में 4 राउंड स्वेलिंग्स होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 सुपीरियर 2 इंफीरियर। इनको आप बोलते हो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या फिर ऑप्टिक लोब। और ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है उनको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, इनको क्रेनियल रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। तो सुपीरियर वाली जो ऊपर वाले हैं वो विजुअल रिफ्लेक्स कंट्रोल करते हैं और जो नीचे वाले हैं वो स्टार्टल रिफ्लेक्स बोले तो जो अचंबा होता है ना एकदम चौंक जाते हैं, वो वाला रिफ्लेक्स कंट्रोल करते हैं। डन, रटने का है बेटा, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। अब आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मेजर पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम। ठीक है, काफी पार्ट बनाता है ये। आपका जो सेरिब्रम है उसके बीच में ना, उसके एकदम बीच में एक लंबा सा एक कट मारा हुआ है। ठीक है, उस कट की वजह से सेरिब्रम के 2 टुकड़े हुए हैं। राइट वाले को बोलोगे राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट वाले को बोलोगे लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और ये दोनों हेमिस्फेयर दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। एक बंडल है नर्व फाइबर का जिसको आप बोलते हो कॉर्पस कैलोसम, और ये कॉर्पस कैलोसम मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हमारे अंदर ही है। ठीक है, अब जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके जो बाहर के सेल्स है उनको आप बोलते हो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ऐसे फोल्ड बने हुए हैं। उन फोल्ड का काम क्या है? न्यूरॉन ज्यादा से ज्यादा अंदर घुस जाए। ठीक है, तो ऊपर वाला जो फोल्ड है उसको गायराए बोलते हैं, नीचे वाले फोल्ड को सल्काए बोलते हैं। ठीक है, और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है क्योंकि उसमें आपके साइटोन या सेल बॉडी या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं तो वो ग्रे मैटर कहलाया जाता है। हमने अभी बात करी थी, क्योंकि ग्रे कलर कहाँ से आ रहा है? निसल्स ग्रेन्यूल की वजह से, और वो कहाँ होता है? सेल बॉडी में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 तरीके के एरियाज होते हैं। मोटर एरियाज जो कि मोटर मसल रिलेटेड काम करेंगे, सेंसरी एरिया जो सेंसरी सिग्नल वाला काम करेंगे, एसोसिएशन एरिया जो ना तो क्लियरली मोटर है ना ही क्लियरली सेंसरी है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, मेमोरी हो गया, एसोसिएशन हो गया, या कौन सा एसोसिएशन? इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब 2 सेंस ऑर्गन के बीच को अगर कनेक्ट करने का है वो काम। ठीक, ये क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि जो अंदर का पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो अंदर का पार्ट है उसमें माइलिन की शीथ होती है। ठीक है, और वो जो अंदर का पार्ट है फिर उसको आप क्या बोल दोगे? व्हाइट मैटर। ठीक है, ओपेक होता है। सेरिब्रम जो होता है, पूरा सेरिब्रम किसको रैप करके बैठा है? थैलेमस को रैप करके बैठा है। तो थैलेमस बीच में है और मान लो ये सेरिब्रम है तो रैप करके बैठा है। थैलेमस मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जहां पे सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग दोनों होगी। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा जिसको आप बोलते हो हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है। हाइपो मतलब बेस। इसमें बहुत सारे सेंटर होते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए थर्मोस्टेट। ठीक है, अर्ज खाने के लिए हंगर सेंटर, पानी के लिए थर्स्ट सेंटर। और हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, तो हम उनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई बोलेंगे। कौन से हार्मोन बनाएंगे? हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीजिंग यानी इनहिबिटरी, वो पढ़ेंगे हम उसमें। ठीक है, फिर बोल रखा है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर के कुछ अंदर के पार्ट और कुछ अंदर ही डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये सब मिलके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब है सेरिब्रल हेमिस्फेयर के पार्ट और जो डीप स्ट्रक्चर्स है जैसे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मिलके बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। और ये लिम्बिक सिस्टम या लोब एंड हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलके कुछ चीजें रेगुलेट करते हैं, जैसे सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, इमोशनल रिएक्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया। इमोशनल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें, एक्साइटमेंट हो गया, प्लेजर हो गया, रेज हो गया, फियर हो गया, ये सारी बातें। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से चैप्टर पूरा फिनिश कर दिया है। इससे क्लियर तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने क्लियर कर दी और सबसे छोटे टाइम में क्लियर करा है। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू।